नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में। आपदाएं हमारे समय की एक सच्चाई है। विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं कि तैयारी में ही है समझदारी। आज आपदा सामना के इस अंक में हम बात करेंगे शहरी क्षेत्रों में होने वाली आपदाओं के बारे में, और खासकर उससे जुड़ी जो खोज, राहत और बचाव की पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में। आपदाओं के बाद खोज अभियान और बचाव की कार्रवाई बहुमूल्य जीवन को बचाने और नुकसान को कम करने में काफी मददगार हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि इसके लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित तैयारियां हो। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि शहरी क्षेत्रों में खोज और बचाव के क्या क्या आयाम हैं। तो आप समझें कि बड़ी बात है प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा आपदा में फंसे पीड़ितों को बचाना और उसकी देखभाल एक बड़ा आयाम। ध्वस्त इमारतों में फंसे व्यक्तियों की खोज करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। साथ ही इसके अलावा फंसे व्यक्तियों को बिना क्षति के उन्हें बाहर निकालना ये बड़ी चुनौती है। और इसके साथ साथ हम देखें कि विशेष तरह का बचाव कार्य क्या परिस्थितियां हैं, उसके मुताबिक उसको नियंत्रित करना, उसे डिजाइन करना। बचाव टीमों का बहु अनुशासनात्मक होना बेहद जरूरी है। क्या इसका मतलब, हम जानने की कोशिश करेंगे। संरचनात्मक पतन और विद्युत तारों के जुड़े खतरे भी हो सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, खासकर शहरी इलाकों में। टूटी हुई प्राकृतिक गैस लाइनों और इसके अलावा अन्य खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है इस प्रक्रिया में। आमतौर पर आतंकवादी हमलों और चरम मौसम खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है इस पूरी प्रक्रिया में। अब देखिए कि किस तरह की इसके दूसरे आयाम, लक्ष्य क्या है इस पूरी प्रक्रिया का। निश्चित तौर पर पीड़ित व्यक्ति की स्थिति का आकलन बेहद जरूरी है। पहले आंशिक रूप से फंसे व्यक्तियों को निकालने की कोशिश आमतौर पर की जाती है इस पूरी प्रक्रिया में। कम से कम समय में ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिशें होती हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है कि किस तरह की तैयारी हो, मसलन टीम के सदस्यों का चयन सही तरीके से हुआ है या नहीं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि उनका प्रशिक्षण सही हुआ है कि नहीं, जो इस खोज और बचाव कार्य में जुड़े हैं, खासकर शहरों में। उपयुक्त उपकरणों के साथ जल्द से जल्द बचाव कार्य शुरू किया जाए, उसकी ये भी एक महत्वपूर्ण तैयारी का बिंदु है। इसके अलावा घटनास्थल को सुरक्षित करना ये एक एजेंडे में प्रमुख होता है। इसके अलावा बचाव कार्य का मूल्यांकन करना कि क्या बदलाव करने हैं। इसके अलावा सर्च और लोकेट करना, पीड़ितों के पास पहुंचना, ये एक बड़ी बात होती है इस पूरी प्रक्रिया में। और हम जानते हैं कि पीड़ितों के पास जितनी जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए वो बहुत कीमती समय होता है, कीमती क्षण होता है। इसके अलावा अगर हम इसके दूसरे हिस्से की बात करें तो घायलों को एक तरह से स्टेबल करना, स्थिर करना, उन्हें बाहर निकालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और ये समझना कि ऑपरेशन के बाद की कार्रवाई, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या करना है। तो आप समझें, ये आपको समझने और जो हमने ग्राफिक्स दिखाए, बिंदु दिखाए, वो अपने आप में इस बात को दिखाता है कि कितना ये तकनीकी और कितना जटिल पहलू है, किस तरह से इसे अंजाम दिया जाता है और क्या आगे की प्रक्रियाएं हैं। इसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ मनोज कुमार यादव जी जुड़ गए हैं, जो डिप्टी आईजी हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हेडक्वार्टर में, और हमारे साथ कुलिश आनंद जी हैं, डिप्टी कमांडेंट राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 8वीं बटालियन से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले मनोज जी, अगर मैं ये समझना चाहूँ, शहरों में हम जान रहे हैं, हम आज शहरी हिस्से की बात कर रहे हैं, किस तरह से खोज और बचाव की कोशिश होती है, क्या चुनौतियां बढ़ी हैं? क्योंकि शहरों में हम जानते हैं कि एक इलाका तो वो है जहां पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी होती है, एक दूसरे तरह का इलाका भी होता है जो पॉश होता है। तो किस तरह से चुनौतियां हैं शहरों में? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा दूरदर्शन का, कि उन्होंने ये आपदा के सामना में एनडीआरएफ को और हमारी टीम को मुखातिब होने का मौका दिया। जैसा आपने बताया कि अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू में, हाँ, इसमें बहुत मुश्किलात आती हैं। एक्चुअली क्या है कि सिटी जो है, जो अनप्लान्ड है और प्लान्ड है, उनमें दूसरे तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, उनकी अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं।
जैसे अनप्लान्ड में अगर हम कहें तो देखें कि हमारे पास में वहां पहुंचने में दिक्कतें आती हैं, जैसे सकरी रोड है, वहां पे जो गलियां हैं, अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए तो वहां पहुंचने में हमको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके जाते हैं जो कि गाड़ियों में लोडेड होते हैं और वो वहां तक पहुंचने चाहिए। तो जो गोल्डन आवर है, यानी कि कम समय में वहां पहुंच पाए, तो उसको क्लियर करने में वहां पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आती है। जो कि ये जो प्लान्ड एरियाज हैं, जो प्रॉपर डेवलप्ड है, जिनमें वाइड रोड्स हैं, वहां पहुंचने में हमारी टीमों को हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं और काम कर लेते हैं, वो इतनी सक्रिय नहीं होती है। जी बिल्कुल। इसका अगर दूसरा हिस्सा हम समझे कि क्या कोई ऑल्टरनेट प्लानिंग होती है, कोई वैकल्पिक प्लानिंग होती है जब अनप्लान्ड इलाकों से आपका सामना होता है, वहां जब इस तरह की ध्वंस की स्थितियां होती हैं? जी, जब भी इस तरह की कोई आपदा होती है, कोई कोलैप्स स्ट्रक्चर होता है या और किसी भी तरह की आपदा होती है, इमरजेंसी होती है, तो वहां पे लोकल प्रशासन ऑलरेडी पहुंच जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूचना उनको मिलती है। होने के बाद में जनरली ये देखा गया है कि वो जो आने वाली अप्रोच है उस रोड को वो क्लियर कर लेते हैं जब तक हमारी टीम पहुंचती है। तब भी कोई एक ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो हम लोगों को थोड़ा सा डेविएट होकर रास्ते को दूसरे लेने पड़ते हैं, या इक्विपमेंट्स को खुद वहां तक कैरी करके ले जाना पड़ता है, तो इसको ओवरकम करते हैं। बट किसी भी हालात में हम वहां पर पहुंचते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम जो है जल्दी से जल्दी ऑपरेशन शुरू कर सकें। बिल्कुल, और एनडीआरएफ की भूमिका इसमें बेहद ही सराहनीय रही है। कुलेश आनंद जी, हमें यह समझाएं कि अब हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा अनुभव है एनडीए में और एनडीआरएफ के पूरे गठन के बाद, और प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया में बताएं, या मोटे तौर पे कहें जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कही जाती है, किस तरह से इसे अंजाम दिया जाता है, अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि चुनौतियां भी बदल रही। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा इस बारे में कि जैसा कि डे सर ने बताया, हमारी टीम्स जो हैं उनको विशेष तौर पे अलग अलग आपदा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और साथ ही साथ बल स्तर के ऊपर कई एक ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके अंदर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अलग अलग और बिल्कुल प्रशिक्षण के साथ में जिला स्तर पे प्रशासन के साथ में मिलकर के समुदाय को अवेयर किया जाता है। उनको भी विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाते हैं कि किस प्रकार उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आपदा के समय में वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कार्रवाई करके सुनिश्चित कर सकते हैं अपनी सुरक्षा। धन्यवाद जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि एक तो मानव निर्मित जो आपदाएं हैं और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनका जो नेचर है उसके मुताबिक आपकी पूरी रणनीति प्रशिक्षण भी बदल जाता है क्या? जी हाँ, हमारा जो प्रशिक्षण है, एक तो वो किस प्रकार की आपदा है, उसके अंदर आने वाली कठिनाइयां और किस प्रकार सुरक्षित वे में घायलों को वहां से सुरक्षित निकालना है, उसको बेस लेकर के प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसी प्रकार जब हम कार्य क्षेत्र में जाके कार्य करते हैं तो प्रारंभिक रणनीति के तहत वहां पे सुरक्षा और किस प्रकार वहां पे खोज और बचाव का कार्य किया जाना है, अपने प्रशिक्षण की सिखलाई के अनुसार ही उस कार्य को अंजाम दिया जाता है, लोगों को सुरक्षित निकाला जाता है। तो आमतौर पर क्या मुश्किलें आती हैं अगर आप ऑन ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं? आमतौर पर किस तरह की समस्याओं का सामना आप लोग करते हैं? जिस समय हम लोग काम करते हैं, पहला तो सुरक्षा, जो वहां पे फंसे हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के जो भी हमको वहां इक्विपमेंट वगैरह स्टेबलाइज करने के लिए लगाए जाने हैं, उसके लिए उचित जगह और उचित वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त यदि जगह कंजेस्टेड है, कन्फाइंड है, तो उस स्थिति को देख करके उस स्थिति से निपटने के लिए फिर उपकरणों का चुनाव कर तुरंत वहां पे लगा कर कार्रवाई करनी पड़ती है। इस सारे कार्य के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वो कम से कम समय के अंदर काम करना होता है। तो वही एक सबसे बड़ी चुनौती होती है, किस प्रकार कम से कम समय में वहां से सुरक्षित फंसे हुए व्यक्तियों को या जो भी घायल अवस्था में लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए और सुरक्षित उपचार के लिए पहुंचाया जा सके। मनोज जी, निश्चित तौर पर जो तमाम कोशिशें हैं एनडीआरएफ की, उसका समय समय पर आकलन विश्लेषण भी किया जाता होगा। अगर इसकी हम वैश्विक स्तर पे जो प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर उससे तुलना भी आप लोग ज़रूर करते होंगे और उसको अपनाते भी निश्चित तौर पर होंगे, अगर हम वैश्विक स्तर पर जो विकसित देश हैं उनसे तुलना करें तो हमारी जो पूरी सर्च और जो पूरी रेस्क्यू की पूरी प्रक्रिया है वो कहाँ ठहरती है? आज हम कहाँ पे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया।
और मैं सारे लोग जो इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को उनको बताना चाहूंगा कि एनडीआरएफ का जब गठन हुआ तो इसकी बहुत एक अच्छी प्रोफेशनल सोच के साथ में हुआ और इसको इस तरीके से लाया गया कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो है इक्विपमेंट भी हों और प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स हों और ये स्किल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगर हम देखें तो हमारे वर्टिकल्स जो हैं उसमें है कोलैप्स स्ट्रक्चर आता है, हम सीबीआरएन के लिए भी हमारा मैंडेट है, फ्लड रेस्क्यू के लिए भी है और अन्य और इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी और भी समस्याएं होती हैं जिसमें साइक्लोन है और सुनामी है या उससे बड़ी भी कोई ऐसी समस्या है। तो कोलैप्स स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि दुनिया में एक ऑलरेडी एक सिस्टम एस्टेब्लिश है जिसको हम इंसराग बोलते हैं। इंसराग के जितने भी मापदंड हैं उनको हम रूबरू जो है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें हम ट्रेनिंग लेते हैं और एक्सचेंज प्रोग्राम जो हमारी दूसरी टीम की मल्टीनेशनल प्रोग्राम के साथ में होते हैं उनसे भी हम करते हैं। हमारी पूरी सिखलाई जो है बुनियादी तौर पे जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ही है और हमारे इक्विपमेंट भी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। तो हमारा रिस्पांस जो है और ट्रेनिंग भी जितनी भी है उसमें भी हमारी बहुत महारत हासिल है हमको और हमने अपने इंटरनल भी जो हमारे जो एक लर्निंग प्रोसेस होता है उससे भी बहुत कुछ सीखा है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और जो हमारी डिफिकल्टी है वो दूसरे देशों से थोड़ी सी भिन्न होती हैं। तो हमने इसकी तैयारी अपने भरपूर अच्छे तरीके से की है और हम कह सकते हैं देशवासियों को भरोसा दिला सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम जो है आपदा में उनके साथ में खड़े होंगे और हम उनके विक्टिम्स को निकालने में पूरी मदद करेंगे। और हमारी प्रिपरेशन भी होती है जिसमें कि हम कम्युनिटी को अप्रोच करते हैं और कम्युनिटी को पहले तैयार करते हैं जिससे कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे कर पाए। जी बिल्कुल, इस पे हम अलग से भी चर्चा करेंगे। इक्विपमेंट्स की आपने बात की और इसको लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि विश्व स्तर की है या नहीं और जैसा कि आपने बताया कि उसमें कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ये क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत भर में बराबर तरीके से है या बड़े शहरों की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहती है, इसके बारे में थोड़ा अगर बता सकें। जी देखिए, ऐसा है कि जो अभी फिलहाल में एनडीआरएफ की 16 बटालियंस हैं और 16 बटालियन जो हैं उनका निर्धारण इस तरीके से किया है कि जो वनरेबल एरिया है उनको ज्योग्राफिकली उस हिसाब से प्लेस किया गया है। अगर हम देखें तो आसाम में हमारी यूनिट है एनडीआरएफ की, गुवाहाटी में स्थित है, अरुणाचल में ईटानगर में है, चेन्नई में है, विजयवाड़ा, इस तरीके से देश के विभिन्न भागों में हमने उनको किया है। और नई अभी जो 4 बटालियन भारत सरकार ने सैंक्शन की थी उनको 3 स्टेट्स में जेएंडके, लद्दाख, यूटीज के लिए लिया गया है, एक बटालियन हिमाचल के लिए है, एक उत्तराखंड के लिए जहां ज्यादातर जो है भूस्खलन और इस तरह की हिल से रिलेटेड इमरजेंसीज आती हैं। तो इसके हमने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। हर टीम को जिस जगह पे जहां पे जरूरत है उसके हिसाब से पूर्ण रूप से हम तैयार हैं उस किसी भी आपदा से करने के लिए। इक्विपमेंट हमारे पास सफिशिएंट है और हम रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। इसमें एक और बात ऐड करना चाहेंगे कि आपदा का एक्सटेंट क्या होगा। वो क्या है कि वो नेचुरल अगर होती है तो बहुत बड़ा उसका दायरा हो जाता है जी, जैसे साइक्लोन आप देखेंगे। और जो हमारी तैयारी है मूलभूत से वो ये है कि अगर कोई ऐसा अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में किलोमीटर्स में एक्सटेंट होता है उसका, बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा टीमें, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट है, उसके लिए भी हम तैयारी है। अगर एक यूनिट उसको पूरा नहीं कर पाती है तो हमारी वेल रिहर्स्ड मैकेनिज्म है जिससे कि हम बहुत जल्दी रीइंफोर्स कर देते हैं दूसरी जगह से अपनी टीम्स को और वो वहां पहुंच जाती हैं और काम करने लगती हैं। जी निश्चित तौर पर एक प्रमुख बात की तरफ जो इशारा कर रहे थे मनोज यादव जी, वो ये कि समुदाय की एक बड़ी भूमिका होती है और कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय भी होता है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है खासकर शहरों में और किस तरह से उनकी क्षमताओं का भी क्या विस्तार किया जा रहा है जो सामान्य लोग हैं। हम इस पर भी बातचीत करेंगे। और आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है और लगातार ये जारी है। और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को इससे नवाजा जाता है और इसके आवेदन की अंतिम तारीख या कहते थे 30 सितंबर 2022 है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 2 वेबसाइट्स हैं उस पर लॉगिन कर सकते हैं, www.awards.gov.in या फिर www.ndma.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं या फिर आप जानकारी ले सकते हैं इससे जुड़ी ज़्यादा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुभाष
Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar, instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. Many organizations and individuals are working silently in areas of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, relief, rehabilitation, research, innovations or early warning. Government of India has instituted an annual award. There will be up to 3 awards. Both institutions and individuals are eligible for these awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of Rs 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of Rs 5 lakhs. To know more or to apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last date for filing of applications shall be 30th September 2022. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। भारत सरकार ने वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए awards.gov.in और ndma.gov.in पर आज ही जाएं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 तक होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत आपदा का सामना में। आज आपदा का सामना में हम बात कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में विशेषकर आपदा की परिस्थितियों में किस तरह से खोज और बचाव या कहें सर्च और रेस्क्यू की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और सबसे पहले इस हिस्से में अगर मैं बात करना चाहूँ कुलेश आनंद जी, हमें यह समझाने की कोशिश करें कि प्राकृतिक आपदाओं तो हम जानते हैं और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो मानव निर्मित आपदाएं हैं कैसे इसको आप परिभाषित करेंगे? कौन शहरों में खासकर कैसी मानव जो आपदा है, जो मानव निर्मित आपदाएं हैं वो ज़्यादा मुश्किलें पेश करती हैं, जिसके लिए समुदाय को ज़्यादा चौकस तैयार रहने की ज़रूरत है? जी, निश्चित तौर पे इसमें मैं पहले तो आपका ध्यान पुनः डीआईजी महोदय ने जो अभी आपकी जानकारी में लाया, जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं हम वर्ष भर अपने देश में फेस कर रहे हैं और इसमें शहरी क्षेत्र के अंदर खास तौर पे बिल्डिंग कोलैप्स या जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पे गैस लीकेज या कुछ ऐसी घटनाएं जिनमें एक्सीडेंट्स वगैरह, इस टाइप की घटनाओं के अंदर एनडीआरएफ की टीमें त्वरित कार्रवाई करती हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ पे कि हमें कम्युनिटी से, समुदाय से मदद मिल सकती है, जिसके लिए समुदाय को अपने आप को तैयार करना चाहिए, वो बिल्डिंग कोलैप्स की स्थिति के अंदर ख़ास तौर पे जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं या ऐसे स्कूल्स जो कि मल्टी स्टोरीड हैं, इन स्थानों पर कम्युनिटी का अवेयरनेस ज़रूरी है। साथ के साथ जैसे मैंने इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स के बारे में बात करी, वहाँ पे जो कर्मी हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, उनको यदि इंडस्ट्री के अंदर किसी प्रकार की आपदा उत्पन्न होती है तो उससे किस प्रकार का अपने लिए बचाव करना है, जो कि जानकारी उनको प्रशासन और इंडस्ट्री के द्वारा लगातार दी भी जाती है, उनको अपने ध्यान में रखते हुए अपने बचाव की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। और इसी तरीके से ये एनडीआरएफ की टीम्स को भी साथ के साथ मदद कर सकते हैं। अलग अलग एजेंसियों के बीच में समन्वय, और निश्चित तौर पर आप लोग जमीन पे काम करते हैं, बिल्कुल आपदा के समय लोगों के साथ खड़े होकर काम करते हैं, तो कितना इसमें हम सुधार देख पाए हैं जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन है? बहुत ज्यादा। इसमें आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि कोऑर्डिनेशन जो है, एक सामंजस्य बिठाने के लिए किसी भी आपदा में बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। तो उसमें क्या है कि हमारी एक प्रक्रिया है कि हम एनडीआरएफ के पहल को हम बता सकते हैं
कि हम लगातार या तो हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, अगर ऑपरेशन नहीं है तो हमारी खुद की ट्रेनिंग चल रही होती है एनडीआरएफ की, या हम कम्युनिटी को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो जो कम्युनिटी को ट्रेन करने का प्रोग्राम है उसमें हम फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज करते हैं। हर जिले में हम जाके वहां का एक इनिशियल असेसमेंट करके रखते हैं कि अगर कोई आपदा वहां पर आ जाए तो ऐसी क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके के इक्विपमेंट होगी, कितने संसाधन की जरूरत होगी और क्या हमको और इसके अलावा जरूरत होगी। तो वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीडीएमए जिसको हम कहते हैं, उसके साथ में जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वहां पर, जिसमें कि अगर आप देखें तो एसडीआरएफ है, वहां पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो अवेलेबल हैं, जिसमें कि एनएसएस के लोग हैं, एनसीसी के लोग हैं, एनवाईके हैं, ये सारे लोग उसमें बुलाए जाते हैं और इससे अन्य भी। तो इन सारी एजेंसियों को, जिसमें कि पुलिस, उनकी भी एक बहुत मुख्य भूमिका इसमें रहती है किसी भी रिस्पॉन्स में, तो सबके साथ में हम काम करते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल की एजेंसी जो वहां पे जिले में व्यवस्थित रहती है, जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियंस हैं, आर्मी यूनिट्स हैं, या इसके अलावा और कोई भी है वहां पर एजेंसी है, और स्पेशलाइज्ड अगर कोई यूनिट वहां पर अवेलेबल है, उन सब का समन्वय होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि साल भर हर जिले में हम जो है मॉक एक्सरसाइजेस करते हैं। और मॉक एक्सरसाइजेस करने से एक फायदा ये होता है कि इन सारी एजेंसियों को अपना रोल पता होता है, उनकी कैपेसिटी क्या है और उनको कैपेसिटी कैसे एनहांस करनी है, इक्विपमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी। तो हम सिनेरियो बेस्ड करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो सिनेरियो क्रिएट करते हैं और उसमें रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि हमारे कमी क्या है, उस गैप्स को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और बहुत बड़ी इसकी प्रक्रिया है, 2 दिन तक लगातार ये चलती है। इससे हम पूरा जो है समन्वय, एक बहुत अच्छा जो है मैं कह सकता हूं देश में एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है, हर एजेंसी जो है ऑन बोर्ड है। और विशेष तौर पर ये एनडीआरएफ की पूरी प्रक्रिया और उसका जो हम आउटकम देख रहे हैं उसमें भी नजर आता है, इस तैयारी का जो परिणाम है। फिलहाल एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बार फिर से बताएं कि आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों दोनों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। अधिक जानकारी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं awards.gov.in पर, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, या फिर ndma.gov.in पर। याद रखें आखिरी तारीख 30 सितंबर 2022 है, तो आप वेबसाइट पे जाएं और जानकारी लें और आवेदन करें। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. Many organizations and individuals are working silently in areas of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, relief, rehabilitation, research, innovations or early warning. Government of India has instituted an annual award. There will be up to 3 awards. Both institutions and individuals are eligible for these awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of rupees 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of rupees 5 lakhs. To know more or to apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last date for filing of applications shall be 30th September 2022. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। भारत सरकार ने वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए awards.gov.in और ndma.gov.in पर आज ही जाएं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 तक होगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत आपदा का सामना में। आज बात शहरी क्षेत्रों में आपदा के दौरान जो सर्च और रेस्क्यू या कहें खोज और बचाव की पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में। और एक बार फिर से कुलेश जी, अगर हम ये समझाएं कि कई बार निश्चित तौर पर आपदाओं के समय ऐसी परिस्थितियां होती होंगी जो जेंडर सेंसिटिव या कहें कि खासकर महिला बचाव कर्मियों की वहां पे जरूरत पड़ती होगी, इस तरह की परिस्थितियां क्या आती हैं, और अगर आती हैं तो क्या एनडीआरएफ इसकी भी व्यवस्था करता है? जी हाँ, निश्चित तौर पे इस तरीके की परिस्थितियां आपदा के अंदर रिस्पॉन्ड करने के समय में आती हैं और एनडीआरएफ के अंदर इस परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्रेंड महिला दल मौजूद है, जो कि जिस प्रकार हमारे पुरुष साथी रेस्क्यूअर्स कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर बचाव और राहत कार्य में पूरी मदद करती हैं। इनको भी ठीक उसी प्रकार सिखलाई दी जाती है जिस प्रकार के हमारे मेल रेस्क्यूअर्स को दी जाती है। बिल्कुल। और मनोज जी, हमें ये बताएं कि एनडीआरएफ हम जानते हैं एक वैश्विक स्तर की संस्था है, तो क्या विदेशों में भी इस तरह के कुछ अभियानों को अंजाम दिया है एनडीआरएफ ने? जी, इसके पहले जो है नेपाल में वहाँ की जो त्रासदी हुई थी उसमें भी एनडीआरएफ ने अपनी टीम्स वहाँ भेजी थी और बहुत बड़ा कंटिंजेंट था और उसने एनडीआरएफ ने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया। इसके अलावा जापान में जब ट्रिपल डिजास्टर हुआ था तो उस टाइम भी भारतवर्ष ने अपनी टीम वहां भेजी थी और बहुत लंबे समय तक वहां पर वो रही थी और उसको भी बहुत उसके काम को सराहा गया। तो हमारा जो प्रिपरेशन है, मैं बता दूं कि एक इंसराग का एक इंसराग क्लासिफिकेशन होता है, आईईसी बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन। उसके लिए एनडीआरएफ की टीम अपने आप को तैयार कर रही है। एक सर्टिफिकेशन के बाद में जो भी इंसराग स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होगा यूएन वाले में और आपदा के लिए अगर कोई बुलावा आएगा तो एनडीआरएफ की टीम हमेशा जो है वहां पर जाएगी। तो ये जो प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया है, इसको क्या समय समय पर अपडेट करते हैं? क्या उसके लिए भी प्रावधान किए गए? जी, ये तो एक देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो इवॉल्व होती है, वो जो परिस्थितियां होती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, वो नए चैलेंजेस आते हैं, हर तरह अपने आप को इवॉल्व करते रहना चाहिए। और एक एनडीआरएफ एक इतने छोटे सफर में मैं आपको कह सकता हूं और देशवासियों को भरोसा भी दिला सकता हूं कि इसने हमेशा अपने आप को बहुत जल्दी चेंज किया है और जो भी नए चैलेंजेस आए उनके हिसाब से प्रशिक्षण भी करते हैं। प्रशिक्षण ये प्रोएक्टिव है हमारे, हम एंटिसिपेट करते हैं सिनेरियो को कि क्या क्या हो सकता है और जो भी डिफिकल्टीज आती है। हमारी प्रशिक्षण का बहुत बढ़िया एक तरीका है जो कि हर बटालियन में लगातार प्रतिदिन चलता रहता है। जो हमारी रीजनल रिस्पांस सेंटर से जो टीम्स वहां पे रहती हैं या प्री पोजीशनिंग में भी रहती हैं, वो भी ट्रेनिंग करती है। तो बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है और हम जो है कह सकते हैं कि जो हर परिस्थिति से निपटने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा मनोज कुमार यादव जी आपका, कुलेश आनंद जी आपका, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमारे दर्शकों के सामने ये तमाम बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपदा के सामना के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों और उस पर क्या है विशेषज्ञों की राय, इन तमाम मुद्दों को लेकर। फिलहाल दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।